हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं क्लास 12th के लेक्चर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। राइट, तो हम लोग क्लास 12th की वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दी हैं। चैप्टर नंबर 4 से मैंने स्टार्ट करी है। अब धीरे धीरे इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे शुभ आरंभ क्लास 12th की वीडियोस का चालू किया है चैप्टर 4 से, केमिकल काइनेटिक्स से। तो पहले लेक्चर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या पढ़ना है आज। कम फास्ट, और साथ में पेन, नोटबुक या फिर पेंसिल हो, लेके बैठिएगा। आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइएगा। कोई अगर बुला रहा हो, भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा, मामा मामी, थोड़ा दूर हो जाइए, फिर पढ़ने बैठिए। ओके, चल। तो जैसे कि आपको याद है, पहला लेक्चर में हमने देखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता था। रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और डेल्टा पी मॉड डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जिन्होंने नहीं देखा है, भाटिया क्लासेस लेक्चर नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स डालिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अब हम कुछ चीज देखते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन लूं, कुछ केसेस देखते हैं इसमें। मान लीजिए ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी डी कैपिटल डी। ये जो ए, छोटे बी, छोटा सी, छोटा भीम, छोटा डी, ये सब जो है ना, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, अब जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें जो 2 है ये 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, 1 मान लेते हैं ये है। तो इनको ही बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। और यहां डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी है द चेंज इन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब ऐसी इक्वेशन दी हो तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। अब अगर मुझे लिखना है रेट रिएक्टेंट का, राइट, रिएक्टेंट का अगर मैं रेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आइए देखिए। तो यहां पर मैंने लिखा, मेरे पास पहला रिएक्टेंट ए है, ए लिखा, अपॉन डेल्टा टी लिखा, माइनस लगाया। रुकिएगा रुकिएगा, रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए। यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ए, तो -1 अपॉन ए, -1 अपॉन ए। अब अपॉन में क्यों लिखा है? एक्चुअली यहां बात होती है 1 मोल की। जैसे कि मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया था N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, राइट, ये लिया था। इसी के अकॉर्डिंग समझते 1 अपॉन ए क्यों लिखा है, स्टोइकियोमेट्रिक को अपॉन में क्यों लिखा। हम लोग को हमेशा 1 मोल के लिए चाहिए होता है। हम लोग को हमेशा कोई भी चीज अगर चाहिए हो, वो 1 मोल के लिए चाहिए होती है, राइट। मान लीजिए मेरे पास 2N2 है, मेरे पास 2N2 लिखा है, ठीक है। अब 2N2 लिखा है तो इसका कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। और हमें क्या चाहिए? 1 मोल के लिए चाहिए। यहां पर कितने मोल है N2 के? 2 मोल है। यहां पर N2 के कितने मोल है? 2 मोल है, राइट। यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल की दी गई है, तो मुझे कंसंट्रेशन कौन से मोल की चाहिए? 1 मोल की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? N2 1 बाय C2 माइनस C1 अपॉन ए, ऐसे कर देते हैं। C2 माइनस C1 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। तो ये जो C2 माइनस C1 की कंसंट्रेशन है, ये बेसिकली 2 मोल के N2 की है। लेकिन मेरे पास 1 मोल का चाहिए होता है, यहां पर हम यूज करते हैं 1 मोल का रेट निकालते हैं, 1 मोल का रेट। ओके, 1 मोल के लिए सॉल्व करना होता है, तो हम लोग को इस 2 को मोल को नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट 1 मोल, टू मेक इट 1 मोल। इसलिए 1 अपॉन ए लिखा जाता है। ओके, इसलिए 1 अपॉन ए, मतलब यहां पर ए मोल की बात हो रही है। यहां पर मान लो 3 मोल्स लिखे, 3A, तो क्या होता? 3 मोल्स के, लेकिन हमें चाहिए क्या? 1 मोल, तो डिवाइड कर देंगे 1 मोल के लिए आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर रिएक्टेंट बी, राइट, अपॉन डेल्टा टी, राइट, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन बी माइनस का इक्वल्स टू, अब ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। 1 अपॉन सी पॉजिटिव था, राइट, सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख देता हूं मैं 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी। यहां प्लस क्यों लिखा?
आप खुद देखिए, ऊपर मैंने यहां प्लस निकाला था, पहले लेक्चर में बताया था आपको। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा इससे। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया Hg प्लस O2 गिव्स HgCl2। ठीक, अगर मुझे रेट लिखना है इसका तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, राइट, तो ऑब्वियसली सीधा Hg माइनस का अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि कोई मोल्स ही नहीं दिए हैं, आगे कुछ लिखा ही नहीं, ऑलरेडी ये 1 मोल की बात हो रही है इसमें, इधर भी यही है, इसमें भी एक ही मोल की बात हो रही है। ये मोल्स नहीं होते हैं, ये दो एटम कंबाइन होकर ऑक्सीजन बनाए, इनको मोल्स नहीं बोलते। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं जो आगे लिखे होते हैं, वो मोल्स होते हैं जो आगे लिखे होते हैं, इसको मत समझ लीजिएगा, ठीक है, जो नीचे लिखा है। ठीक है, तो यहां डेल्टा O2 आ जाएगा और डेल्टा टी आ जाएगा, फिर इक्वल टू करेंगे HgCl2 बाय डेल्टा टी डेल्टा। ठीक, ये आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं हम, जिससे वो चीजें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे है मेरे पास 5Br माइनस, ठीक, प्लस BrO3 माइनस गिव्स, और प्लस कर लेते हैं 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। ये मेरे पास है रिएक्शन। अब इसको इसका रेट लिखना है, चलिए लिखेंगे रेट, भैया क्यों नहीं लिखेंगे, रेट लिखना है इसका मुझे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1/5 माइनस का, राइट, 5 मोल के, लेकिन मुझे 1 मोल के लिए चाहिए तो 1/5 कर देंगे, तो Br माइनस बाय डेल्टा टी, राइट, इधर इक्वल टू माइनस, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, BrO3 है, कुछ नहीं है, कोई एक ही मोल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है BrO3 माइनस डेल्टा टी, इक्वल टू 6 मोल दिए हैं हाइड्रोजन के, 1/6 हो जाएगा माइनस का, और डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा टी हो जाएगा, राइट, H प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू इसी के आगे इक्वल टू, वहां जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इक्वल टू प्रोडक्ट की बात हो रही है तो 1/3 Br2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/3, 3H2O है, 3Br2 1/3। देखिए हमें 1 मोल में चाहिए होता है, ये कोई 3 मोल में दिया है, कोई 5 मोल में दिया, तो 1/ करना पड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वर्ड से ही आपको पता चला गया उस मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस मूवमेंट पे, उस पॉइंट पे, उस छोटे से टाइम पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया। एक छोटे से, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रेट निकाल रहे हैं, राइट, कंसंट्रेशन का रेट निकाल रहे हैं, रिएक्शन का रेट निकाले ज्यादा टाइम के लिए थोड़ा सा, बट हम एक इंस्टेंट, एक पॉइंट के लिए, एक इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जहां पर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस छोटे से टाइम पे रेट निकालेंगे, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। आइए देखते हैं रिएक्शन के थ्रू, उसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये मेरे पास रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर कंसंट्रेशन आता है, आपको पता है, यहां पर टाइम आता है, राइट। अब देखो यहां पर आपको पता है ग्राफ रिएक्टेंट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऐसे जाता है, राइट। तो मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, इस इंस्टेंट पे, इतना मैंने ले लिया, इतना, इस इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, इस इंस्टेंट पे, एक छोटी से इंस्टेंट, छोटे से टाइम पे क्या चेंज आया। ये T1, ये T2, और इसमें भी ऐसे जा रहा है, ये इसमें भी ऐसे जा रहा है, तो एक इंस्टेंट पे मैं ले लूंगा, यहां पर इतनी सी इंस्टेंट पे लिया, यहां भी कंसंट्रेशन पे ग्राफ हो रहा है और रेट टाइम पे ग्राफ जा रहा है, राइट। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। तो एक छोटे से इंस्टेंट पे, छोटे से टाइम पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है वो हमें देखना है। तो ये T1 T2 हो गया, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। यहां पर C1 ग्रेटर है C2 से, ओके, यहां पर C1 लेस है C2 से, राइट, देखिए ध्यान से, ओके। तो अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 एंड C1 एंड C2 इज वेरी स्मॉल,
मतलब C1 एंड C2 और T1 एंड T2 का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, एक छोटे से टाइम पे निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटा चेंज होगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। एक छोटे से टाइम पीरियड के, एक छोटे से इंस्टेंट पे, एक छोटे से टाइम पीरियड पे, उस कंसेंट्रेशन पे, उस छोटे से टाइम पे कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आया उस इंस्टेंट पे, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर देखिए C1 बड़ा है, यहां पर देखिए C1 बड़ा है और C2 छोटा है, राइट। अब आप खुद देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए, ठीक है, C1 यहां पर बड़ा आ गया मेरे पास और C2 छोटा आ गया। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या होगी? छोटा सा चेंज है हमारे पास, सेम ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। रेट इज इक्वल टू इंस्टेंट, यहां लिख देंगे इंस्टेंट माइनस dr बाय dt, d बाय dt को लिखा स्मॉल चेंज, फॉर अ स्मॉल चेंज। यहां पर वैल्यू देखो क्या होती है C1। अब देखो आप क्या करते हो, C2 माइनस C1। अब C1 बड़ा है तो निगेटिव आएगा ना, आपको देखिए C2 माइनस C1 होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो C2 माइनस C1 करोगे, C1 बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोडक्ट पे आइए, रेट इंस्टेंट निकालिए, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? dp पॉजिटिव होगा क्योंकि C2 बड़ा है, C2 माइनस C1 होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो ये है इंस्टेंट रेट ऑफ कंसेंट्रेशन। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों।